जो घटनाक्रम बतलाया कि जब सरकार और प्रमुख विपक्षी दल की बातचीत चल रही थी कि ये संसद का नियंत्रण किस प्रकार से हो सके इस सत्र का, जिसमें विपक्ष के चिंता के जो विषय हैं वो भी उठ पाए, सरकारी कामकाज भी हो पाए। ये फोन किसका है? तो क्या कारण था कि प्रधानमंत्री जी ने अचानक इस बातचीत के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया? और स्वाभाविक है कि उनका एक वाक्य कि देयर आर स्केलेटन्स इन द कबर्ड ऑफ द ऑपोजिशन, the Prime Minister is faced with several questions because of recent disclosures also relating to the allotment of 2G spectrum. बहुत अधिक प्रश्न हैं जो उठ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के संबंध में। उनका कितनी उनको जानकारियां थी और किस निर्णय में वो शामिल थे। शायद प्रत्यक्ष रूप से कई प्रश्नों का उत्तर देने की वो स्थिति में नहीं है, और इसीलिए विषय अंतर किया जाए, उत्तर देने की बजाय विपक्ष पे हमला किया जाए, ये रणनीति उन्होंने बनाई है। No answers have been given by him. No answers can be given by him. And therefore he has decided to sidetrack the entire issue and instead attack the opposition. जब यह विषय पहली बार 2008-2009 में उठा था, तो उस वक्त पहला रवैया प्रधानमंत्री जी का था कि श्री ए राजा का पूर्ण रूप से पक्ष लिया जाए। उनका यह कहना था कि जो ए राजा ने किया वो जो उनसे पूर्व मंत्रियों ने किया वो उसके अनुकूल था। ही वेंट बाय द एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स। ही जस्टिफाइड ए राजा। अब आज के माहौल में उसका जस्टिफिकेशन करना तो सरल नहीं था। सीबीआई ही कह रही है कि उन्होंने अपराध किया। इसलिए पिछले सत्र में 24 फरवरी को जब मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे बहस थी, तो उन्होंने राज्यसभा में यह कहा कि मैंने विश्वास किया उन पे और वित्त मंत्री पे। टेलीकॉम मिनिस्टर पे और वित्त मंत्री पे। जब दोनों ने मेरे पास आकर यह कह दिया कि ये जो एंट्री फी है इस पे एक अग्रीड प्रपोजल है, तो मैंने उसमें हां भरी। सो फ्रॉम डिफेंडिंग ए राजा ही डिसाइडेड टू pass the buck to the telecom minister and the finance minister. उस वक्त की फाइल नोटिंग कि प्रधानमंत्री इससे दूरी रखें और उसके कार्यालय को दूर रखें, maintains an arm's length distance, ये बहुत स्पष्ट अंग्रेजी की शब्दावली है। The phrase arm's length distance cannot have different meanings. खुद को बचाने के लिए दूरी रखें, इसमें से अभिप्राय स्पष्ट ये निकलता था। लेकिन कल
उनको लगा कि किसी भी संसदीय लोकतंत्र में जहां सबसे प्रमुख सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, वो ये नीति नहीं ले सकता. ही कांट मेंटेन एन आर्म्स लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम हिज ओन गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी. उन्होंने इसको दूसरा अर्थ देने की कोशिश की. अब ऐसा लगता है कि उनके वक्तव्यों से कि उनका जो रवैया है वो थोड़ा बदला है. Now he wants to give an impression that instead of maintaining arm's length distance, he was hands-on as far as the telecom policy was concerned. इसमें 3 तथ्य प्रमुख हैं. पहला, 10 जनवरी 2008 से पहले, मैं 10 जनवरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 11 तारीख को लाइसेंसेस और स्पेक्ट्रम अलॉट हुए. श्री ए राजा ने 9 पत्र इनको लिखे हैं. इन ऑल देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 18 लेटर्स. 9 पत्र उन्होंने लिखे हैं और 18 चिट्ठियों का एक्सचेंज हुआ है. और सबसे छोटी सी छोटी डिटेल भी प्रधानमंत्री को बतलाई गई. ऑक्शन नहीं होगा और 2008 में स्पेक्ट्रम 2001 के दाम पर दिया जाएगा, यह भी बतलाया गया. एप्लीकेशंस की जो डेट है, जो 1 अक्टूबर 2007 थी, उसको एडवांस कर दिया गया है और अब 25 सितंबर तक की एप्लीकेशन कंसिडर होगी, यह भी बतलाया गया था. और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी का आधार था कि जो पहले अपनी दरखास्त देखा उसको कंसिडर किया जाएगा, इसका मैंने अर्थ बदल दिया है. और इसका नया अर्थ है, जो पहले पैसा जमा करवाएगा उसको कंसिडर किया जाएगा. ये जो 3 चार्ज हैं ए राजा पे, all the 3 factors have been informed by A. Raja to the Prime Minister on those letters. He was therefore aware of the minutest of details. संसद में उन्होंने कहा, यह दूसरा तथ्य है कि 11 जनवरी 2008 को सब अलॉटमेंट हो चुका था. उसके 7 महीने बाद 4 जुलाई 2008 को चिदंबरम साहब और ए राजा मुझसे मिले एंड दे गेव मी एन अग्रीड फॉर्मूला एंड आई अग्रीड. नाउ आई फेल टू अंडरस्टैंड इफ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द टेलीकॉम मिनिस्टर मेट यू 7 months आफ्टर द अलॉटमेंट. This was not a case of a post facto sanction. They had been allotted, they had made the payment. So how did this 4th July approval come into place is beyond comprehension. Now, the government's response to Raja's argument in court is कि जब allotment के बाद जो लाइसेंसेस अपने फॉरेन पार्टनर्स को एडिशनल इक्विटी दे रहे थे, उस स्टेज पे भी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर वर इन्वॉल्व. उस वक्त भी इनको जानकारी दी गई कि ये बिल्कुल एफडीआई पॉलिसी के अनुकूल है. सो यू सी ऑल दीज फैक्ट्स. It's clear that the Prime Minister was involved in the micromanagement of the spectrum policy. जो फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टैंड था 10 जनवरी से पहले कि इसकी नीलामी करो, ऑक्शन करो, वो भी उनकी जानकारी में था. और जब 15 जनवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने यह स्टैंड ले लिया कि आगे के लिए भविष्य में ऑक्शन करो, पुरानी बात जो हो चुकी वो हो चुकी. So the obvious thing that would have struck any prime minister who's hands-on
Mr. Finance Minister, why have you changed your stand? And your change of your stand is going to cost a lot of money to the public exchequer. इस संदर्भ में जो कल एक चेंज स्टैंड पीएमओ ने लिया है, उसमें से कुछ विषय उठते हैं जो हमने इस बयान में लिखे हैं। ये हैंड्स ऑन था। पहला कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहे कि मैं जीओएम बनाना चाहता हूं 2G के लिए और एंट्री प्राइस के लिए, और दयानिधि मारन कहे नहीं, जो हमारा समझौता है उसके तहत ये मेरा विषय है, जीओएम का विषय नहीं है। दिस इज व्हाट हैपेंड। Was this the method of running a government and dealing with a public asset? जब राजा साहब के टाइम पे लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि जो एंट्री फीस है वो जीओएम तय करे, he allowed Raja to overrule the law ministry rather than decide the issue himself. तीसरा जो मैंने अभी जिक्र किया, and that the finance minister, who was then the finance minister, has to explain. He can attack us in the opposition by saying, calling us people of average intelligence. But even people of average intelligence want to know, why did he change his stand? It's a simple question which he has to answer. And there is no answer which has come to this one question. कि 10 जनवरी से पहले आप कह रहे थे कि ऑक्शन करो और 15 को कह रहे थे जो हो गया ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एक अर्थशास्त्री हैं। ही इज अ रिप्यूटेड इकोनॉमिस्ट। हिज क्रिटिक्स ऑल्सो concede that wisdom to him. इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का विषय नहीं था। ये कुल मिलाकर सिंपल इकोनॉमिक लॉजिक थी, कॉमर्शियल लॉजिक थी, जो किसी भी आम व्यक्ति को भी समझ आ सकती है कि जब आपके पास एडिशनल अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी का अप्रूवल आया कि विदेशी पार्टनर्स को दिया जा रहा है, डिड इट नॉट स्ट्राइक यू when a fraction of the company, its equity shares, are being sold for 6,000 crores, the only asset that the company has was spectrum and license. कोई सब्सक्राइबर नहीं था, कोई दफ्तर नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. The only asset was spectrum and license. He's a reputed economist. The first thing that should have struck him, and this is in relation to the latest logic, if a fraction of the company is being sold for 6,000 crores, how come his government allotted the entire spectrum for 6051? ये कहना कि भाई ये सिर्फ शेयर नहीं बेचे गए, एडिशनल इक्विटी दी गई, these are playing with logic. You had a shell company which owned a license and which had been allotted a spectrum for 1651. By expanding the holding, you sold a fraction of the holding for 6,000 crores. No asset was added, the value could not have increased, which obviously meant that the initial value was it had been undersold. And there was no technology involved in this. This simple economics, an eminent economist should have understood. ये कई प्रश्न हैं जो इसमें हम लोगों ने उठाए हैं इस वक्तव्य में, और निश्चय कहना कि विपक्ष की अलमारी में बहुत स्केलेटन्स हैं, there are too many skeletons in the cupboard of the opposition. That's not an answer to these questions. The Prime Minister will have to answer these questions. His then Finance Minister will have to answer these questions, and we intend raising them both outside and inside the House in the coming days. Thank you.
I think the chair allows us, the government doesn't have a discretion. And if well, I'm surprised at your question. If they can't be raised in the House, they can't be raised at Jantar Mantar, then where are these questions to be raised? देखिए, we are not a one issue party or an alliance as far as NDA is concerned. हम भ्रष्टाचार का विषय भी उठाएंगे, कल हम आतंकवाद का एक सदन में उठा रहे हैं, महंगाई का दूसरे सदन में उठा रहे हैं, और इन सब विषयों, किसानों का विषय उठाएंगे, और इन सब विषयों के जवाब उनको देने पड़ेंगे. One subject is not an alternative or a substitute for the other. We are going to raise all these issues. Well, I am not for a moment going beyond what I have said. I am saying, let the Prime Minister give us answers to these questions. The answer to these questions is not that there are skeletons in the cupboard of the opposition. Sir, I just want to ask you one. Sir, I want to ask you, since you referred about Dayani Maran, why Dayani Maran is not in so far called the CBI still? Why so much of... It's a very good question, but you are asking the wrong people this question. But again, you're the person who can throw some light on... Yes, we will certainly take note of the spirit behind your question. I am sorry, अगर हम प्राइस राइज और टेररिज्म का विषय, इंटरनल सिक्योरिटी का विषय रेज करना चाहते हैं, और अगर किसी प्रकार से विपक्ष की आवाज को दबाया गया और यह विषय उठाने का अधिकार न दिया गया, आज एक मंत्री जी ने कहा है विषय उठा लो, कोई व्यक्ति दोषी है उसका नाम मत लेना. आई डोंट थिंक द गिल्टी कैन ले डाउन द रूल्स ऑफ द गेम. जो पार्टी का स्टैंड हाउस के बाहर है वही स्टैंड रहेगा. अब कल देखिए, जब स्थिति आएगी तो आपको कल फ्लोर स्ट्रेटेजी अपनी बता देंगे. But there should be, the resolution which is moved should have no specifics in terms of names or parties or actions. Well, this is a government on the back foot. Why should this government feel that those who have a lot to answer should not be asked to answer or should not be named? Why should the guilty be kept behind a parda? देखिए, विपक्ष की स्ट्रेटजी और रणनीति क्या है वो हम तय करेंगे, और सरकार नहीं ना तय करेगी कि हम कौन से मोशन में वोटिंग लाएंगे. Arun ji, before the Prime Minister made the statement on skeletons in the cupboard, we heard a Congress spokesperson, at least for 2 days, when you were away in Bangalore, very specifically saying, you see, my question is, are there skeletons in your cupboard? Well, if you or the Congress or any one of you have even the slightest material to indicate that, please raise it. We will not make a counter allegation against you, but we will answer that. The answer is there is none, and therefore there is no reason why any one of us should go on the defensive. Well, it's a part of their right to carry on their campaign. It is, we agree with some of the points they are making, we may not agree with some of the points we are making,
But we are neither going to ever impute any motive to them, nor are we going to question their right to do so. They are civil society organizations, they carry on their campaigns, and they have full right to use all legitimate methodology to carry on their campaigns. देखिए, निश्चित रूप से जो इशू हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, लैंड एक्विजिशन और किसान के साथ न्याय हो, ये उन विषयों में से है। और जैसे ही ये बिल सरकार बातचीत शुरू करती है, चर्चा में लाती है, और जो सरकार अपना प्रपोजल फॉर्मुलेट करती है, तो निश्चित रूप से हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस। The outgoing Chief Minister yesterday has resigned. We have, Shri Rajnath Singh and I have completed discussions with all the MLAs, MPs and MLCs and other party functionaries. There is a democratic process of electing a new leader, and that meeting is fixed day after tomorrow at 11 in the morning. Your outgoing Chief Minister has already named a name. देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति को जो विधानसभा में है या पार्टी में है, अपने सुझाव देने का पूरा अधिकार है। और अल्टीमेटली जो चुनाव होता है और जो सिलेक्शन होता है, या दो तरीके से हो सकता है, या इधर वी डू इट बाय अ कंसेंसस और वी डू इट even by an electoral method. Both methodologies are perfectly acceptable within the internal functioning of the party. और इसलिए why the outgoing chairman, every other functionary has come and in confidence given us his suggestions. Shri Rajnath Singh and I have met 118 out of 121 MLAs. Some were abroad, so we could not meet them. And these 118 we have met them on a one-to-one basis, group. एक एक करके अकेले मिले हैं सबसे, तो हर एक ने अपना सुझाव दिया है।